तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन अप ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम आए क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 लेकर। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निरंकुशवाद क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसी सरकार जो जनता के अधीन है, ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश ना हो, काल्पनिक सरकार, या फिर इन तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसी सरकार जिस पर कोई अंकुश यानी कोई रुकावट ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर किसका उदय हुआ। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्र राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ये आपके लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर आपका लेसन इसी पर टिका हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, इसका आंसर हो जाएगा 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन की संहिता के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पता भी होगा कि आपने लेसन में पढ़ा होगा कि जो 1804 की संहिता थी नेपोलियन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यही नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं फटाफट। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपने इसका ऑप्शन आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1797, 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या देंगे आप। जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेपोलियन की हार कब हुई। देखिए, नेपोलियन ने कई देशों पे अपना दबदबा कायम किया। उसने वहाँ इनको अपने राज्य में मिलाया, सत्ता अपनी इन पर चलाई। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी कितना अच्छा शासक क्यों ना हो, कभी ना कभी उसकी हार होती है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि नेपोलियन की हार कब हुई, मतलब नेपोलियन कब हारा। तो नेपोलियन जो था उसकी हार हुई थी 1815 में। उम्मीद है आपने पहले इसके बारे में रीड किया होगा, स्टडी किया होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जब ये नेपोलियन हारा था तो ये वाटरलू की लड़ाई में हारा था, जहाँ पे इसे कैद करके इसको एक सेंट हेलेना नाम का टापू है, वहाँ पे इसको अकेला छोड़ दिया गया था। कुछ भी साधन नहीं था, जहाँ पे इसकी कुछ समय बाद जाके मृत्यु हो गई। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि उदारवादियों की क्रांति कब हुई। तो आपने इसके बारे में भी रीड किया होगा। देखिए, उदारवादियों की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1848 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिन बच्चों ने बुक में लेसन स्टडी किया है उनको थोड़ा इसके बारे में पता होता है कि कुछ बुक्स में इसमें पिक्चर दिए जा रहे हैं, कुछ में सिर्फ टेबल दी जा रही है। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको इनके अलावा और क्या हो सकता है। जैसे कि भी यहाँ पे दिया हुआ टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि बादशाह कवच किसका प्रतीक था, या फिर बलूत पत्तियों का मुकुट ये किसका प्रतीक था, या फिर तलवार किसका प्रतीक थी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक थी, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक था, या उगते हुए सूर्य की किरणें क्या प्रतीक करती थी। तो पहले इसका आंसर देते हैं, फिर बाकी सबके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो टूटी हुई बेड़ियाँ पूछा किसका प्रतीक थी। तो आपने अगर पढ़ा था तो आपको देखिए थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि टूटी हुई बेड़ियाँ, बेड़ियाँ क्या होता है, जंजीर है जिनमें किसी को कैद करके पकड़ के रखा जाता है। तो अगर बेड़ियाँ टूट जाएं तो यानी जिसको पकड़ा हुआ था वो तो आज़ाद हो गया। तो यानी कि आज़ाद हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आज़ादी। तो टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी, आज़ादी का। मैंने और भी बहुत कुछ बताया था अभी आपको। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वही आ गया जो भी मैंने आपको बताया था कि बादशाह किसका प्रतीक था। बादशाह कवच। कवच क्या होता है, पहले मुझे आप ये एक बार समझाने का मौका दें। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि कवच क्या होता है। कवच एक ऐसा, एक तरह से आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसमें कवच उसकी पूरी बॉडी कवर कर लेता है। तो एक ऐसी वस्तु जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे वो कवच कहलाती है, यानी आर्मर कहलाती है।
तो उस टाइम क्या था कि एक शील्ड टाइप की लगाई जाती है, जिसे कवच कहा जाता था। तो वो जर्मन जो लोग थे, उनका जो साम्राज्य था उसमें वो कवच को कहते थे कि भाई ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। तो आपको मेरी बातों से आइडिया मिल गया होगा कि इसमें क्या ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति माना जाता था किसको, बादशाह कवच को। अब इनके अलावा क्या बचा आपका, देखिए टूटी हुई बेड़ियाँ आपको बता दिया अभी क्वेश्चन नंबर 9 में। बादशाह कवच आपका क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि बलूत की पत्तियों का मुकुट ये किसका प्रतीक है। तो देखिए बलूत की पत्तियों का मुकुट जो था वो बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। अगला है तलवार, तो तलवार किसका प्रतीक था, ये मुकाबले की तैयारी का, मतलब कहीं अगर युद्ध करने जाना है और तलवार दिखे तो इसका मतलब कि वहाँ पे मुकाबले की तैयारी चल रही है। अगला तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ठीक है, जैतून की डाली इसका मतलब है कि तलवार जो है वो युद्ध की तैयारी का प्रतीक है और जैतून की डाली से उसको लपेटा गया, तो यानी कि उसको शांति चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि युद्ध हो, तलवार को रोका जाए। तो यानी तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का मतलब शांति की चाह। अगला है काला लाल और सुनहरा तिरंगा, अगर काला लाल और सुनहरा तिरंगा है तो भैया इसका मतलब होता था कि 1848 में उदारवादी जो लोग थे, राष्ट्रवादियों का एक झंडा होता था ये, जिसमें जर्मन राज्य के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था कि भाई ये प्रतिबंध रहेगा इसका, ये यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगला है उगता हुआ सूरज की किरणें, तो ये क्या था, ये मतलब था कि नए युग की शुरुआत हो रही है, नया युग का शुरुआत को उगते हुए सूर्य की किरणों के द्वारा दिखाया जाता था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चंस की जानकारी हो सके। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो होगी जीके पे बेस, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड नाइट।